तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी। इसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का कोई छठा चैप्टर होता है, वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तो देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत अच्छा करना चाहते हो, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो। यही आपको चैनल आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कराने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। नोट्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको नोट्स को बनाना है। और साथ ही में इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसीलिए चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा। और साथ ही में वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग टॉपर ग्रुप 2025 को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। चार्ज 499 रहने वाला है और नंबर हमारा हो जाता है 9793940081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तक देख लिया था। आज के वीडियो का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले डीएनए और आरएनए के अंतर के बारे में, और साथ ही में डीएनए का द्विगुणन के बारे में, और साथ ही में आरएनए के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंतिम तो देखिएगा। बहुत सारे नंबर इस वीडियो में आपके पक्के होने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला टॉपिक इसमें आज इस वीडियो का रहने वाला है डीएनए का द्विगुणन या फिर प्रतिकृतियन। तो क्या होता है द्विगुणन, आइए समझते हैं। तो डीएनए का द्विगुणन यानी कि डीएनए का द्विगुणन का मतलब है, द्विगुणन मतलब कि दो में विभाजित हो जाना ही आपका द्विगुणन कहलाएगा। कहने का मतलब यही है। इसको हम लोग आइए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे, प्रत्येक कोश का विभाजन से पहले अपने डीएनए अणु का संतति कोशिकाओं में जाने के लिए दो हूबहू नए डीएनए में बदल जाता है। यानी कि ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि जो प्रत्येक कोशिका होती है, जब अलग मतलब कि जब कोशिका विभाजन होता है तो उससे पहले ही जो डीएनए अणु होता है वहां से आपके दो हूबहू नए डीएनए बन जाते हैं, जो कि एक पुराने वाले डीएनए में रहेगा और जब दूसरी नई कोशिका बनेगी तो वो दूसरा उसमें चला जाएगा। तो यही चीज जो होती है, यही आपका डीएनए का द्विगुणन या फिर बोल सकते हैं आप लोग प्रतिकृतियन कहलाता है। तो वह मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए अणु का संतति कोशिकाओं में जाने के लिए दो हूबहू नए डीएनए में बदल जाना, यह क्रिया आपकी कोशिका में स्व-द्विगुणन के क्षमता के कारण होती है। और पुराने डीएनए से स्व-द्विगुणन द्वारा दो नई संतति डीएनए बनाने की जो क्रिया होती है, इसको हम डीएनए की क्या बोलते हैं, डीएनए के प्रतिकृतियन या फिर द्विगुणन बोलते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए किस प्रकार से दो डीएनए में बदलता है उसे मैंने आपको समझा दिया है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन से पहले ही जो डीएनए अणु होता है वो आपका दो संतति कोशिकाओं में जाने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, दो नए डीएनए का निर्माण करेगा, जो कि एक पहले वाले डीएनए मतलब कोशिका में रहेगा और जो विभाजन के बाद जो दूसरी कोशिका बनेगी दूसरा उस वाले में चला जाएगा। तो यह जो क्रिया होती है या कोशिका में स्व-द्विगुणन क्षमता के कारण होती है, इसीलिए हम लोग इस क्रिया को क्या बोल सकते हैं, डीएनए का प्रतिकृतियन या फिर द्विगुणन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वाले टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाले टॉपिक में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। तो इसमें अब हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला आपका रहने वाला डीएनए व आरएनए में अंतर के बारे में, कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो डीएनए और आरएनए में अंतर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 2 और 3 नंबर में आ सकता है। तो इसीलिए इसको आपको अच्छे से समझना है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊंगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। तो हम लोग अब समझने वाले हैं डीएनए और आरएनए में अंतर के बारे में। सबसे पहला लाइन इसमें आप लोग बताओगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम आपका होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। वहीं पर यदि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में इसका क्या करते हैं, जो डीऑक्सी है,
डीऑक्सी को हटा दो तो पूरा जो नाम बचेगा वो आपका होता है आरएनए का नाम। यानी कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। यानी कि डीऑक्सी को हटा दिया तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल बचा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है, बहुत ही सिंपल सा है। इसको आप लोग पहला लाइन याद करेंगे कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम आपका होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो दोनों लाइन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, और जिसको भी पहले से इसका नाम पता था वो लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में फिर हम लोग बात कर लेते हैं डीएनए में अगले पॉइंट के ऊपर। तो अगला पॉइंट इसमें आपका होता है कि इसमें आपका एजीटीसी क्षारक पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो मतलब एजी जो होता है आपका होता है प्यूरिन, और टीसी आपका जो होता है आपका होता है प्रिमिडीन। तो एजी मतलब क्या होता है? ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन होता है, टी मतलब थायमिन होता है, और सी मतलब साइटोसिन होता है। इस प्रकार से आपका ये होता है। और वहीं पर यदि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो उसमें सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका यहाँ पर थायमिन होता है, थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। अब यहाँ पर जो पाए जाते हैं क्षारक, उसमें आपका AgUC पाया जाता है। ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन। ये दोनों कैसे होते हैं? आपके प्यूरिन क्षारक होते हैं, और यू आपका होता है यूरेसिल, और सी आपका होता है साइटोसिन। ये दोनों आपके होते हैं पिरिमिडीन क्षारक। तो इस प्रकार से डीएनए में और आरएनए में जो दो पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है कि यह केंद्रक में पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए होता है यह आपका केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। वहीं पर यदि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो यह केंद्रक में नहीं पाया जाता है। यानी कि आरएनए केंद्रक में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो डीएनए होता है आपका केंद्रक में पाया जाता है। अगला पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए आपका एक आनुवांशिक पदार्थ का रूप में काम करता है, जो कि जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डीएनए आपका आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। वहीं पर आरएनए की बात करेंगे तो यह प्रायः आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको इस प्रकार से बताना है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। और जितने भी लाइन मैंने आपको बताए बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बताए हैं। तो सभी को आप लोग याद कर लीजिए, यदि आप अपनी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा से करना चाहते हैं। और डीएनए और आरएनए में अंतर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर साल लगभग आपको बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। तो इसीलिए आप इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को समझते हैं। तो अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो डीएनए यानी कि डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो इसमें आप बताओगे कि डीएनए आपका एक आनुवांशिक पदार्थ है, जिसकी खोज फ्रेडरिक मीजर ने 1869 ईस्वी में की थी। और डीएनए के यदि हम लोग प्रकार की बात करें, वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन प्रकार मैं आपको बता देता हूँ कि डीएनए के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो डीएनए आपका होता है 5 प्रकार का। पहला आपका होता है एडीएनए, दूसरा आपका होता है बीडीएनए, तीसरा आपका होता है सीडीएनए, चौथा आपका होता है डीडीएनए, और लास्ट वाला आपका होता है जेड-डीएनए। तो इस प्रकार से डीएनए के आपके 5 प्रकार होते हैं, जो कि आप लोग एक बार देख लो ताकि आपको पता रहे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले डीएनए का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे आरएनए के बारे में, क्योंकि आरएनए भी इंपॉर्टेंट है। तो आरएनए के बारे में आइए समझ लेते हैं। आरएनए को हम लोग बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आरएनए जो आपका होता है यह आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगला पॉइंट बताएंगे कि आरएनए प्रायः कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि आरएनए वैसे तो प्रोटीन संश्लेषण का ही कार्य करता है, लेकिन आरएनए कुछ विषाणु ऐसे हैं जिसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। यह चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर हम लोग बात करेंगे आरएनए के प्रकार के बारे में। तो आरएनए आपका यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है पहला प्रकार मतलब पहला प्रकार आपका होता है आनुवांशिक आरएनए, दूसरा आपका होता है अनआनुवांशिक आरएनए। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि जो आरएनए होता है प्राय कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला केवल पॉइंट छोड़ देंगे तो बाकी जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें सभी जो आरएनए मतलब जो उन बाकी सभी जो जीव जंतु होते हैं उन सभी में आरएनए जो आपका होता है वो आपका अनआनुवांशिक आरएनए के रूप में ही कार्य करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर विषाणुओं में एक आनुवांशिक आरएनए के रूप में कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पर 2 पॉइंट बन गए आपके कि आरएनए के प्रकार। तो यहाँ पर 2 प्रकार बने, पहला आपका था आनुवांशिक आरएनए, दूसरा आपका था अनआनुवांशिक आरएनए। तो सबसे पहले हम समझते हैं आनुवांशिक आरएनए के बारे में, फिर हम लोग समझेंगे अनआनुवांशिक आरएनए के बारे में। मतलब जो होगा आनुवांशिक आरएनए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपका अनआनुवांशिक आरएनए है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके प्रकार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आनुवांशिक आरएनए के बारे में। तो आप इसमें बताओगे कि वह आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसे हम लोग आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। यानी कि जो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाएगा उसको हम लोग आनुवांशिक आरएनए बोलेंगे।
उदाहरण में आप बताओगे समस्त पादप विषाणु आपके आनुवंशिक आरएनए में आते हैं और ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। और समस्त पादप विषाणुओं में भी ये आपका आनुवंशिक रूप में पाया जाता है आरएनए, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आपका आनुवंशिक आरएनए जो होता है वो समस्त पादप विषाणु में पाया जाता है। तो पहला जो आपका पॉइंट था वो आपका क्लियर हो गया होगा आनुवंशिक आरएनए के बारे में। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट समझने वाले हैं, कौन सा? अनआनुवांशिक आरएनए के बारे में। कौन सा? बी वाला पॉइंट। बी वाला पॉइंट आपका इसमें है अनआनुवांशिक आरएनए के बारे में। तो इसमें आप बताओगे कि ऐसा आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनआनुवांशिक आरएनए। अनआनुवांशिक आरएनए आपके कहलाते हैं इस प्रकार से, और फिर हम लोग समझते हैं आगे पेज पर अनआनुवांशिक आरएनए के बारे में और डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे कि अनआनुवांशिक जो आरएनए होता है वो यूकेरियोट्स में 3 प्रकार का अनआनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। पहला आपका होता है संदेशवाहक, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए। दूसरा आपका होता है ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीआरएनए। और चौथा आपका मतलब तीसरा आपका होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरआरएनए। तो क्या होता है, तीनों पॉइंट को आइए समझते हैं डिटेल में। पहला आपका होता है संदेशवाहक आरएनए यानी कि एमआरएनए। तो इसमें आप बताओगे कि संदेशवाहक आरएनए डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। यानी कि संदेशवाहक जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। यानी कि संदेशवाहक आरएनए जो होता है वो डीएनए से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, आनुवंशिक सूचनाएं, उसको राइबोसोम तक पहुंचाता है। इसीलिए जैकब और मोनार्ड ने इसे मैसेंजर आरएनए नाम दिया, यानी कि संदेशवाहक आरएनए नाम दिया। आगे आप बताओ कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 3.5% भाग जो आपका होता है वो आपका एमआरएनए होता है। तो संदेशवाहक आरएनए क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है कि संदेशवाहक आरएनए आपका डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। इसीलिए जैकब और मोनार्ड जो 2 वैज्ञानिक हैं इन्होंने मैसेंजर आरएनए इसको नाम दिया है। और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आरएनए का कुल आरएनए का ये 3.5% भाग एमआरएनए का होता है। दूसरा आपका इसमें होता है ट्रांसफर आरएनए, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीआरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए में बताओगे आप लोग कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं और यह कुल आरएनए का लगभग 15% तक भाग बनाते हैं। यानी कि टीआरएनए जो आपका होता है कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाएंगे और कोशिका मतलब कह सकते हैं कि जो यह कुल आरएनए का लगभग 15% भाग बनाते हैं। और टीआरएनए जो आपका होता है इसका काम ये होता है कि आपका अमीनो अम्लों को ढो करके या ले जा करके राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है आरएनए में राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरआरएनए। इसमें आप बताओगे कि राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम लोग आरआरएनए कहते हैं और इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 80% भाग का निर्माण करते हैं और इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आरआरएनए क्या होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, आरआरएनए बोलेंगे और इसे हम लोग घुलनशील आरएनए भी बोलते हैं। और यह कुल आरएनए का लगभग 80% भाग बनाता है। इसका प्रमुख कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। तो इस प्रकार से आरएनए के बारे में भी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। डीएनए के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। डीएनए और आरएनए में अंतर भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से ये वीडियो का यहीं पर समाप्त हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।